नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर सभी का स्वागत है। साइंस वन लर्नर का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुका है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए जिसमें साइंस पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना क्यों कठिन है? बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च तापमान को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? तो सुरक्षा करने के लिए। अगला पॉइंट है कि वायुमंडल का प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण है। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो एनोमोमीटर का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। 3 डायमेंशनल चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी। रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना। अगला पॉइंट है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वर्गाकार है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटेगा, बाद में बढ़ता है। अगला पॉइंट है कि जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। पास्कल किसका इकाई है? तो दाब का। जल का भाप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन। तो जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला पॉइंट है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो फेदोमीटर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर फोकस दूरी का मात्रक पूछा है। तो फोकस दूरी यानी कि दूरी का मात्रक क्या होगा? तो मीटर होता है। यहाँ पर डायोप्टर नहीं होगा। डायोप्टर तो क्या होता है? लेंस की क्षमता यानी कि पावर का एसआई मात्रक होता है और पावर बराबर होता है P=1/f और f यहाँ पर किस में होता है? तो मीटर में होता है। तो फोकस दूरी यहाँ पर मीटर में होता है और कोई भी दूरी का मात्रक मीटर ही होता है, एसआई मात्रक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तन होता है? तो अप्रभावित रहता है। किसी समान यंत्र की सहायता से प्रसर्व तरंगें उत्पन्न की जा सकती है, तो सोनार से। नेक्स्ट पॉइंट, किरचॉफ का नियम से आप क्या समझते हैं? तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। कान व गले के आंतरिक भागों को जांच करने के लिए चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। घरों में पंखा, बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो समानांतर क्रम में। पॉजिट्रॉन की खोज किन्होंने की? तो एडरसन ने की। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान होता है 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम प्रासर्व तरंगे डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया जाता है? तो सीटी। साबुन के बुलबुले किस रंग से रंगीन दिखाई पड़ते हैं? किस कारण से? तो ये हो जाएगा आपका व्यतिकरण। साबुन के बुलबुले
व्यतिकरण से जो है रंगीन दिखाई पड़ते हैं। सूर्य के समीप स्थित तारा कौन सा है? तो सूर्य के सबसे समीप जो है ये है आपका प्रोक्सिमा सेंटारी नाम का तारा। उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? तो सौर सेल द्वारा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो चांदी है। पानी के बुलबुला हवा में किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? तो आमीटर के द्वारा। अगला पॉइंट है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में। आर्द्र या जलवाष्प मिली हवा का घनत्व शुष्क हवा की तुलना में कैसा होता है? तो शुष्क हवा का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ता जाता है तो वह किस प्रकार का दर्पण है? तो अवतल दर्पण। समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या संबंध होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होता है और न्यूट्रॉन का संख्या क्या होता है? अलग होता है। अगला पॉइंट है कि ठंडे देशों में झीलों का जल जमा होने के बाद झील के नीचे के जल का ताप कितना रहता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटों का होता है? तो 24 घंटा। अगला पॉइंट है जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी होगी। अगला सवाल है कि यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध इक्वल टू होता है R इक्वल टू रो L बटा में A, यानी कि प्रतिरोध L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्रतिरोध A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए R1 और A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मान लीजिए कि ये तार है, तो तार का ये वाला होता है ना गोला है ना, तो ये क्या होता है? सर्कल होता है, तो इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो चूंकि ये सर्कल होता है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बोलता है कि त्रिज्या को क्या करते हैं? आधा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए रो L बटा पाई R स्क्वायर हो गया R1 की वैल्यू। अगर हम लोग R2 की वैल्यू निकालें नया वाला तो ये हो जाएगा आपका रो L बटा पाई R को क्या करेंगे? आधा कर देंगे ना, तो R बटा 2 का क्या कर देंगे? अब स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका रो L बटा पाई R स्क्वायर, नीचे में आएगा 4 बटा में 4, तो ये 4 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो रो L बटा पाई R स्क्वायर, ये 4। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर, तो ये क्या है? R1 है ना। रो L बटा पाई R स्क्वायर क्या है? R1 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग R1 रखें तो R1 इंटू 4, इधर क्या था? R2 था, यानी कि R2 बराबर क्या आ गया? 4 इंटू R1 आ गया। तो प्रतिरोध क्या हो गया? नया प्रतिरोध R2 था, तो प्रतिरोध यहाँ पर 4 गुना हो गया। तो इसका आंसर होना चाहिए था 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पर गलत लिखा हुआ था ना, 1/16 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। और इस फार्मूला को जो है हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल किए और इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया था? तो 4 गुना हो गया था। ये जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। अगला है कि कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके जो है कांच प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट, पुच्छल तारा
कितने वर्षों पर दिखाई पड़ते हैं? तो 76 वर्ष। रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है? धारा नियंत्रण का कार्य करने हेतु। किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। अगला पॉइंट है कि सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग एक ही समान चाल से चलती है, इसका चाल किसके बराबर है? तो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या ऐसे भी याद रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है कि 100 वाट व 200 वाट के दो बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन अधिक प्रकाश देगा? तो 200 वाट वाला बल्ब जो है अधिक प्रकाश देगा। अगला पॉइंट है कौन सी तरंग ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है? तो अनुदैर्घ्य। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण को प्रदर्शित करती है? ऊर्जा संरक्षण। चंद्रमा तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो 5.972 × 10⁻24 किलोग्राम। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को। नेक्स्ट पॉइंट है कि अर्धचालक पदार्थों की वैद्युत चालकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो बढ़ जाता है। वायुयान की गति व ध्वनि की गति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मैक संख्या कहते हैं। अगला पॉइंट है कि समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? उसके ताप एवं द्रव्यमान पर। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किनका प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? तो किलोवाट घंटा में। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या बराबर होने के कारण। नेक्स्ट है कि लेजर शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो नॉटिकल मील। प्रासर्व तरंगों को कौन से दो जीव सुन सकते हैं? तो कुत्ता और चमगादड़। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो गैस। अगला पॉइंट है गाड़ी में कार्बोरेटर का क्या कार्य होता है? तो पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाने में। स्पुतनिक सेकेंड की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर कौन है? तो लाइका। लाइका क्या है? एक कुतिया का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना उपग्रह वाले दो ग्रह मुख्यतः कौन से हैं? तो बुध व शुक्र। किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है। ध्रुव देखिए भार क्या होता है? mg होता है ना। तो g का वैल्यू जो है आपका ध्रुव पे क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि अर्थ जो है ना हमारा ऐसा होता है। तो यहाँ वाला रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा होता है और यहाँ वाला रेडियस क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर क्या होता है कि g का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा होता है और यहाँ पर जो है g का वैल्यू क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो g का वैल्यू ज़्यादा जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा? भार भी ज़्यादा होगा। तो ध्रुव पर जो है भार ज़्यादा होता है। एक चीज़ यहाँ पर और याद रखिए, g = क्या होता है? कैपिटल G मास ऑफ अर्थ बटा में r²। तो यहाँ पर क्या था? r कम था, इसीलिए g का वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, तो भार क्या होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ पर r का वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, तो g का वैल्यू क्या होगा? कम होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? भार क्या होगा? तो कम होगा। ठीक है ना, अब समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होता है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी पिंड का वेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो 4 गुनी हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा जो होता है आपका हाफ mv² होता है। तो v को दुगुना करेंगे तो 2v का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 4v² हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाता है। अगला है कि नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो उसकी स्थिति में क्या होती है, तो जलयान थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। अगला है कि वर्षा की बूंदें गोल होने का क्या कारण है, तो पृष्ठ तनाव। कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब जाएगा, जब उसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 25,000 मील पर घंटा की चाल से भेजा जाए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। इतना स्पीड से अगर हम लोग फेंकेंगे तो ये पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है, तो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक कुछ भी नहीं होता है, यानी कि ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है। अगला पॉइंट है कि हाइड्रोलिक दर्पचालित प्रेस दर्पचालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पास्कल के सिद्धांत पर। यदि बैरोमीटर की रीडिंग एकाएक गिर जाए तो किसका संकेत देती है, तो आंधी एवं तूफान का संकेत देती है। नेक्स्ट है कि बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक गिरावट किसका संकेत देता है, तो वर्षा का। बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक चढ़ाव किसका संकेत देता है, तो साफ मौसम का। अगला है कि लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो केसिक तत्व कहलाती है। गेंद स्पिन करना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो बर्नौली प्रमेय। अगला पॉइंट है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना एक समान पाठ्यांक कब प्रदर्शित करेंगे, तो -40 डिग्री पर। अगला है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन, जिसमें भी पूछे आंसर दे सकते हैं। अगला है कि जल का न्यूनतम आयतन कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला पॉइंट है कि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो माइक्रोफोन। नेक्स्ट है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो लाउड स्पीकर। अगला पॉइंट है दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस। अगला है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा का प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। देखिए लेंस जो है 2 होता है ना, एक इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। तो अगर उत्तल लेंस पे इस तरीके से अगर इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, तो ऐसे करके रे ऑफ लाइट आती है ना, तो ये कन्वर्ज कर देती है। तो जहाँ पे कन्वर्ज होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और इसमें मान लीजिए कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रे ऑफ लाइट ऐसे करके आएगी ना, तो ये इस तरीके से चली जाएगी और हमको लगाएगा यहाँ पर, ये यहाँ से जो है ये क्या हो रहा था, डाइवर्ज हो रहा था। ऐसे रे ऑफ लाइट आएगी, ऐसे चली जाएगी और लगेगा कि हमको यहाँ से इस पॉइंट से जो है क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट क्या हो रहा था, कन्वर्ज हो रहा था रिफ्रैक्शन के बाद, और यहाँ पर रे ऑफ लाइट जो है रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है। तो इसीलिए जो है ये जो हमारा उत्तल लेंस होता है ना, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, और ये जो अवतल लेंस होता है उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है
उसमें देखिए क्या होता है। तो आज क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आँख बना लेते हैं। तो आँख जो है हमारा कुछ ऐसा होता है। तो ये हो गया आँख हमारा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है आँख का जो लेंस होता है, ये लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है आँख में। तो देखिए जो निकट दृष्टि दोष से जो ग्रसित होते हैं, तो उसमें जो ऐसे रे ऑफ लाइट आता है ना, तो ये क्या होता है कि लेंस से टकराने के बाद ये इधर ही जो आकर के जो है मिल जाती है, यहीं पर। देखिए रेटिना तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर मिलना चाहिए था, इमेज तो यहाँ पे बनना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये रेटिना से आगे ही बन गया, तो इसका नाम क्या पड़ गया, निकट दृष्टि दोष। तो चूँकि यहाँ पर ये कन्वर्ज हो रहा है ना, और यहीं पे कन्वर्ज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था। तो इसीलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर कि एक यहाँ पर हम लोग अवतल लेंस लगा दें। तो अवतल लेंस लगा दीजिए ऐसे करके। तो अवतल लेंस लगा देने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा इसको पहले डाइवर्ज करेगा, है ना, यहाँ पर डाइवर्ज करेगा, और फिर ये जो है उत्तल लेंस कन्वर्ज करेगा। तो फाइनली जा करके यहाँ पर मीट करेगा, तो इमेज यहाँ पर बनेगा। इमेज कब बनता है, जब टकराने के बाद जहाँ पर मिलेगा ना रेज, वहीं पे इमेज बनता है। तो देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पर आएगा, तो रेटिना पर ही इमेज बन जाएगा। तो ये तो हो गया आपका निकट दृष्टि दोष का। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि, तो फिर से हम आँख बना लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये आँख है, ठीक है, और ये हमारा उत्तल लेंस आँख के अंदर। तो देखिए इसमें क्या होता है कि रे ऑफ लाइट ऐसे करके मान लीजिए कहीं से आ रहा है, ठीक है ना, किसी पॉइंट से रे ऑफ लाइट मान लीजिए आ रहा है। तो ये क्या होगा, टकराने के बाद बाहर ही जा कर के मिल जाएगा। यहाँ पर मिलना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन ये बाहर पे मिल रहा है, तो यहाँ पर इमेज बनेगा। तो दूर दृष्टि दोष। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ठीक करने के लिए फिर से क्या लगा देंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे। तो ये क्या करेगा, रे ऑफ लाइट ऐसे करके आ रहा था ना, तो इसको और थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, इस पे आएगा, फिर और कन्वर्ज हो जाएगा। तो फाइनली जो है ना यहाँ पर रेटिना पर जो है इमेज बनेगा। तो इस तरीके से तो जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें क्या करते हैं, अवतल लेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं अब ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा, तो काला दिखाई पड़ेगा। प्रकाश बूंद क्या है, खगोलीय दूरियां मापने का मात्रक है। हीटर का तार किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। अगला पॉइंट है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूर्य की ऊर्जा में कौन सी क्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन होती है। ध्वनि तरंगे कैसे तरंगे हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंगे है। आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है, प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग से। अगला है कि एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है, तो रेक्टिफायर से एसी को डीसी में। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे तो किससे करेंगे, रेक्टिफायर से करेंगे। और एक होता है डीसी को एसी से कन्वर्ट करना है, डीसी को एसी में, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों के घर में भी इन्वर्टर लगा होगा, तो बैटरी से जुड़ा होता है इन्वर्टर। तो बैटरी में क्या होता है, डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है। और जो बल्ब पंखा सब चलता है वो एसी पे चलता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर इन्वर्टर लगाते हैं ना। तो इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। अगर एसी को डीसी में जाना है तब हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, रेक्टिफायर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि पानी से भरी बाल्टीन में छड़ी को डालने पर टेढ़ी दिखाई पड़ने का क्या कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट, टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप रहता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ का, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। अगला है कि मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है, तो पोलोनियम। नेक्स्ट है कि यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन को अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है, तो सीसा। बादल किस कारण से हवा में तैरता है,
सायनता यानी कि विस्कोसिटी तथा कम घनत्व के कारण से। नेक्स्ट है रॉकेट को आगे की ओर बढ़ाना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो आसंजक बल, फोर्स ऑफ एडहेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा है। अगला पॉइंट है कि पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुएं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप। 1 न्यूटन कितने डैन के बराबर होता है? तो 10⁵ डैन के बराबर। अगला है कि 1 जूल कितने अग्र के बराबर होता है? तो 10⁷ अग्र। 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? तो कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। अगला है कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? तो सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन। और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक जो है ये होता है आपका चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ। नेक्स्ट पॉइंट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो डायनमो करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो सोलर सेल। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? तो घट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिस जाती है? वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण से। आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर। जब केश नली में पानी में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी ऊपर चढ़ जाता है यानी अंदर धंसा हुआ होता है। अगला है कि जब केश नली को पारे में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो पारे का सतह उभरा हुआ प्राप्त होता है। ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। गर्मी में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो अपसर्व तरंगे कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को क्या कहते हैं? तो श्रव्य तरंगे कहते हैं, जिसको हम लोग सुन सकते हैं, ऑडिबल रेंज होता है ये। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहते हैं? तो प्रासर्व तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्र की गहराई का पता लगाने, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने आदि में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो परासर्व तरंग का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसे स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। जब बर्फ पानी में तैरता हो तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, यानी कि 9/10 भाग पानी के अंदर रहता है। एक्स किरणें की खोज किसने की? तो रॉन्टजन ने किया था। अगला है पराबैंगनी किरणें की खोज किसने की? तो रीटर ने। अवरक्त विकिरण की खोज किसने की? तो हर्शेल ने किया था। नेक्स्ट है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस में होती है, फिर द्रव में, फिर गैस में। तो ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में? तो गैस में। अगला पॉइंट है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होना चाहिए? तो लगभग 17 मीटर। पारा किस ताप पर जमता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल किस ताप पर जमता है? तो -115 डिग्री सेल्सियस। ठोस माध्यम में ऊष्मा संचयन किस विधि से होता है? तो चालन विधि से होता है। अगला है कि द्रवों एवं गैसों से ऊष्मा का संरक्षण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है।
वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, तो ये कौन सा किरण उत्पन्न करता है? तो गामा किरण उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट है, पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन स्विंग होना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के प्रमेय पर। प्रमेय एक उपर्युक्त रूप में रोगों को जो है पेट के एक्स किरण परीक्षण के पूर्व क्यों खिलाया जाता है? तो बेरियम जो है एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है। इससे जो है चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखने में सहायता मिलती है। अगला पॉइंट है कि धुलाई मशीन के कार्य करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रीय बल। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बर्तन पानी से भरा है और इसमें बर्फ़ का टुकड़ा पानी के सतह के ऊपर तैर रहा है, तो क्या होगा जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलने लगेगा? तो पानी का तल जो है अपरिवर्तित रहेगा। अंतरिक्ष यान में जो है पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार क्या होगा? तो 0 होगा। अगला पॉइंट है कि फोटोग्राफी कैमरा के अंदर की सतह को काला कर दिया जाता है ताकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन न हो। अल्ट्रासाउंड नामक तकनीक किस पर आधारित है? तो अति उच्च आवृत्ति की तरंगों की प्रतिध्वनि के अभिलेखन पर आधारित है। अगला है कि प्रकाश विद्युत सेल का कार्य क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। उस ग्रह का नाम बताइए जो पश्चिम में उदय होता है? तो शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है कि हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान आकार एवं घनत्व के समान कौन ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है। विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की मात्रा क्यों भरी जाती है? क्योंकि तंतु का वाष्पन न हो जाए। अगला है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। ध्रुव तारा किस तारामंडल में है? उसका नाम बताइए। अर्सा माइनर। अगला है कि हमारा सूर्य कैसा तारा है? एक मध्यम आकारी तारा है। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन है? तो सोनार है। रेल पटरियों के नीचे चौड़ी लकड़ी के पटरे यानी कि स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं? तो रेलगाड़ी के अंदर उत्पन्न दाब घटा सके। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है? तो सौर सेल है। वर्ष 1910 और 1986 में फिर से दिखाई देने वाले धूमकेतु का नाम क्या है? तो हेली धूमकेतु। सूर्य के अलावा हमारी आँख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा कौन सा है? तो अल्फा सेंटोरी। नेक्स्ट है कि जिस मंदाकिनी में सौरमंडल है उसका नाम क्या है? आकाशगंगा, मिल्की वे। अगला पॉइंट है कि सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय क्या है? तो 4.2 वर्ष। खगोलीय दूरी का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष है। अगला है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि से। अगला पॉइंट है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अति तापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना। नेक्स्ट है कि समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन है? तो फेदोमीटर है। वस्तुओं की त्रिआयामी प्रतिबिंबों के अभिलेखन की तकनीक को क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी। विद्युत परिपथ में संग्राहित कंडेंसर का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है? तो विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु। नेक्स्ट है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर में तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? तो उच्च आवृत्ति। ध्वनि उच्च वेग से कब गमन करती है? 30 डिग्री सेल्सियस का आर्द्र वायु में। अगला है कि साबुन के बुलबुले को
श्वेतवर्णी प्रकाश में देखने पर उनके अनेक रंग दिखाई पड़ने का कारण क्या है? तो प्रकाश के व्यतिकरण। सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से कार के हेडलैम्प में जो है कौन दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का, परवलयिक अवतल दर्पण का। दंत चिकित्सा में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। किसी वस्तु द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब जो है देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तारों के टिमटिमाना किस कारण से होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? तो कोरोना वाला भाग। अगला है कि रडार का प्रयोग क्या है? तो वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान और स्थिति निर्धारण करने में थर्मस फ्लास्क में पेय पदार्थों का लंबे समय तक ठंडा या गर्म रहने का कारण क्या है? तो दोहरी दीवारों के भीतर सतह पर रजत लेप तथा दोहरी दीवारों के बीच में निर्वात होना। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेफ्रिजरेटर का हिमीकरण कक्ष, फ्रीजर जो है उसमें सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता है? जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रभाव से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हवा गर्म होता है ना तो कहाँ होता है? ऊपर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग फ्रीजर, तो ये ठंडा हो जाएगा। फिर ये नीचे जाएगा, जो नीचे में गर्म होगा फिर से ऊपर आएगा, फिर से उसको ठंडा कर देगा। तो इस तरीके से जो है काम करता है। तो इसीलिए जो है फ्रीजर सबसे ऊपर होता है फ्रिज में। अगला पॉइंट है कि सूर्योच्च या एपीहीलियन क्या है? तो ग्रह की परिक्रमा में वह बिंदु जब वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो उसे ही एपीहीलियन कहते हैं। भूमि उच्च एपोजी क्या है? तो चंद्रमा का कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से अधिकतम दूरी वाली स्थिति को भूमि उच्च या एपोजी कहते हैं। ईईजी विद्युत मस्तिष्क लेखी किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से। और ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। अगला पॉइंट है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का। कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। अगला पॉइंट है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जरूरत का नियम कहलाता है। अगला है कि शरीर का भार कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा? तो ध्रुवों पर होगा। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? तो अंडा पानी पर तैरता रहेगा। बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब जो है बढ़ता है। अगला पॉइंट है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल पर दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब दूध को मथनी से मथा जाता है तो उसमें से मक्खन अलग होता है। यह किस कारण से होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण से। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? उसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान जो है ज्यों का त्यों रहेगा। द्रव्यमान जो है नहीं बदलता लेकिन भार बदल जाता है। भार क्यों बदलता है? तो भार जो होता है ये mg होता है ना, तो ये जो होता है g का वैल्यू चांद पर कुछ अलग होगा, पृथ्वी पर कुछ अलग होगा, तो भार तो बदल ही जाएगा। नेक्स्ट है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप का मान क्या होगा?
तो -273 डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ जाएगा। तो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में क्या करेगी, घूमती रहेगी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तब लिफ्ट कहाँ जा रही हो, त्वरण के साथ नीचे आ रहा होता है। अगला है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 2 गुना हो जाएगा। T होता है 2π√L/g। तो L को 4 गुना करेंगे तो 4 रूट में से 2 बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए टाइम क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है, 310 केल्विन। यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा, फिर बढ़ेगा। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका गलनांक घट जाएगा। टोटल रेडिएशन बैरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो स्टीफन के नियम पर। अगला है कि सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है, तो बैरोमीटर से। जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाए तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले घटता है उसके बाद क्या होता है, बढ़ता है। अगला पॉइंट है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब उसकी लंबाई बढ़ जाती है लेकिन चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अव्यवस्थित रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक धातु को ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाए तो कोटर की आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ेगा। अगला पॉइंट है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो अवरक्त किरण निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है, तो -196 डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट है कि एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए, 17 मीटर। ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू 17.2 मीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वस्तु से छोटा होता है लेकिन उल्टा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल किया जाता है, तो उत्तल लेंस। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। एक उत्तल लेंस को जब पानी से डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घट जाती है। जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसे व्यवहार करता है, अवतल लेंस या फिर अपसारी लेंस की तरह। अगला पॉइंट है कि जब कोई वस्तु को समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, तो अनंत होगी। किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी, तो उस व्यक्ति की आधी होगी। अगला पॉइंट है कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे, तो उत्तल दर्पण। हीरा चमकदार किस कारण से दिखाई पड़ता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए होता है, पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करना। अगला है कि मैनोमीटर द्वारा किसकी मापी की जाती है, तो गैसों का दाब। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे, एनरिको फर्मी। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किस चीज़ की खोज की, तो डायनामाइट की खोज की। अगला पॉइंट है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है, तो नियंत्रित विखंडन द्वारा। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया, तो आइंस्टाइन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैडमियम या फिर बोरॉन का। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, तो एसी वोल्टता को घटाने या फिर बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप क्या करेगा, कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज कर देगा, और स्टेप डाउन क्या करेगा, ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज कर देगा। तो जो हमारे घरों में आता है, तो जहाँ से ट्रांसफार्मर लगा होता है तो वहाँ पे 11,000 वोल्ट का करंट आ रहा होता है, लेकिन हमारे घरों में तो उससे कम आता है, 11,000 तो नहीं आता है ना। तो वहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। नेक्स्ट है कि महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है, तो आसवन विधि से।
अगला पॉइंट है, किस प्रक्रम द्वारा समुद्र जल से समान लवण प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पीकरण। कपड़े धोने वाले सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O, ये होता है Na2CO3.10H2O। अगला पॉइंट है कि कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता है? इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले होते हैं। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण। अगला है कि लॉन्ड्री साबुन क्या है? तो प्राकृतिक स्रोत से उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। संश्लेषित अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट क्या है? तो एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण। अगला पॉइंट है कि रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो शुद्ध कार्बन है। जल आपूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली जल का शोधन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो क्लोरीनीकरण। अगला पॉइंट, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा इलास्टिक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो तांबा है। तो आभूषण बनाते हैं तो सोना में क्या मिलाते हैं? तो तांबा मिला देते हैं। अगला पॉइंट है कि फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागजों से ढककर क्यों रखा जाता है? क्योंकि प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है, इसलिए काला कागज से उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो इथिलीन के। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो एस्पिरिन का। पीएच का मान यदि 7 से कम हो तो वह क्या होगा? तो अम्लीय होगा। 7 के बराबर हो तो वह क्या है? जल है, यानी कि न्यूट्रल है। और 7 से अधिक होगा तो क्या है? तो क्षारीय है। अगला है कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CO+N2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो साधारण नमक NaCl। नेक्स्ट पॉइंट है किस तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी कि परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होता है और या फिर इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा और उतना ही क्या होगा? उसका परमाणु संख्या होगा। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी कि CO2+H2O हमको मिलता है। क्लोरोमाइसिटिन क्या है? तो प्रतिजीव जीवाणिक यानी कि एंटीबैक्टीरियल है क्लोरोमाइसिटिन। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया किस विधि द्वारा होता है? तो अपचयन। शोषण के लिए समुद्री गोताखोर किसके मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है किडनी के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना क्या कहलाती है? तो परासरण। दूध किसका उदाहरण है? तो पायस यानी कि एमल्सन का उदाहरण है। अगला पॉइंट है कि बारूद किसका मिश्रण होता है? तो सल्फर, चारकोल और पोटासियम नाइट्रेट का। खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है कपड़ों के रंग का विरंजन यानी कि ब्लीचिंग करने वाला अभिकर्मक कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है, ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्जोथर्मिक। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सी है? तो यूरिया। टेबल शर्करा किससे कहते हैं? तो सुक्रोज को कहते हैं। हंसाने वाली गैस किसको कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। माचिस की तीली का काला भाग मूलतः किस पदार्थ का बना होता है? तो लाल फास्फोरस का बना होता है। अगला पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा किसके बढ़ने से होता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या है?
तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला पॉइंट है कि समस्थानिक किसे कहते हैं, तो जिसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। अगला है कि हाँ, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, भिन्न होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समस्थानिक। समस्थानिक मतलब प्रोटॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग। समभारिक किसे कहते हैं, जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या बोलेंगे, समभारित कहते हैं। अगला पॉइंट है कि ऊर्ध्वपातन क्या है, तो वैसा ठोस पदार्थ जिसके गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा तैयार यौगिक कौन कौन है, तो कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल इत्यादि। भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी का तेल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन। नेक्स्ट है कि जल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन है, तो नमक, चीनी, फिटकरी, नीला तोता, एल्कोहल इत्यादि। एल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ क्या है, तो वार्निश, कपूर, चमड़ा, लाख आयोडीन इत्यादि। कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ, तो तेल, बसा, घी, मोम इत्यादि। रबर किस में घुलनशील है, तो नेफ्था में। गंधक एवं लाल फास्फोरस किस में घुलनशील है, तो कार्बन डाइसल्फाइड में। अमोनिया गैस बनने के हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो लोहे का चूर्ण। सल्फ्यूरिक अम्ल बनने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो प्लेटिनम चूर्ण। अगला पॉइंट है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, तो जैमेस एंजाइम। अगला है क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो क्यूप्रिक क्लोराइड का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। अगला पॉइंट है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु, तो ब्रोमीन। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो फाइलेम एंजाइम का। नेक्स्ट है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है, तो पारा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी। कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बनता है, तांबा और टीन का। जर्मन सिल्वर किन किन धातुओं से मिलकर बनता है, तांबा, जस्ता और निकेल। नेक्स्ट है कि पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनता है, तांबा व जस्ता। आयरन का एयक्स मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और आयरन पायराइट। अगला पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है, तो ढलवा लोहा में। सबसे कम कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है, तो पिटवा लोहा में। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2B4O7.10H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4.H2O। सूक्ष्म बर्फ कैसे बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय दाब पर -78 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। कोल गैस क्या है, तो कोल गैस में 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन और 3% कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। वाटर गैस क्या है, तो वाटर गैस जो है ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन थे, तो प्रिस्टले एवं सीले। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे, तो गोल्डस्टीन। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में। अमोनिया की खोज किसने की, तो 1771 में प्रिस्टले ने किया था। अगला है कि हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की, 1776 में हेनरी कैवेंडिश ने। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। यूरिया में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 46%। नोबल का तेल किसे कहा जाता है, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। एंटीबायोटिक औषधियाँ मुख्य रूप से कौन से हैं, तो पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन इत्यादि। प्रतिरोधी
एंटीसेप्टिक औषधियाँ मुख्य रूप से कौन कौन है? तो आयोडीन, फिनॉल, हेक्साक्लोरोफिन इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है कि एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किसमें किया जाता है तथा इसका मुख्य औषधि कौन कौन सी है? तो एंटीपायरेटिक्स का इस्तेमाल जो है शरीर दर्द एवं बुखार उतारने में किया जाता है। मुख्य औषधि है एस्प्रिन, क्रोसिन और पायरोमिडीन। नेक्स्ट पॉइंट, सीमेंट क्या है? तो ये मुख्यतः जो है कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है, जिसमें चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम, आयरन तथा सल्फर के ऑक्साइड मिले होते हैं। सल्फर होगा, सल्फर के ऑक्साइड मिले होते हैं। अगला है कि पायरेक्स कांच क्या है? तो सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। फ्लिंट कांच क्या है? तो पोटासियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण होता है। क्रुक्स कांच का प्रयोग क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका का मिश्रण होता है, जो धूप चश्मों के लेंस बनाने में प्रयोग होता है। वांछनीय परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर होते हैं वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे दूध से दही बनना, बीज का उगना। अवांछनीय परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर न हो, जैसे घर में आग लगना, खाद्य पदार्थों का सड़ जाना। भौतिक परिवर्तन क्या है? जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे जल का जमकर बर्फ बनना, चीनी का जल में विलयन, बर्फ का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन क्या है? कि वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, मैग्नीशियम के तार का जलना, लोहे का जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, यह सब क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम। अगला पॉइंट है काला शीशा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रेफाइट को काला शीशा को किस और नाम से जाना जाता है? तो प्लम्बैगो। हीरा कौन सा फलकीय होता है? तो चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रॉन होता है। उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट है कि वृक्षों के समीप या नीचे रातों को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। फोटोग्राफी में काम आने वाली हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। बेकेलेट क्या है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण है। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक आघातवर्ध मिलिएबल धातु कौन है? तो सोना। घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप से अथवा मिश्र धातु के रूप में काम लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम। पेट्रोल एवं टेट्राएथिल लेड किस कारण से मिलाया जाता है? पेट्रोल में। तो इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो पेट्रोल में क्या मिलाते हैं? टेट्राएथिल लेड मिलाते हैं, एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाली यौगिक का नाम क्या है? तो क्लोरोक्विन। अगला पॉइंट है कि एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। मानव रक्त का पीएच मान 7.4। एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनका शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो फेफड़ा। लार की प्रकृति क्या होती है? तो अम्लीय होती है। अगला पॉइंट है कि रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन है? तो पैराफिन मोम। अगला पॉइंट, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो विटामिन। एक्वारिजिया में किसका मिश्रण होता है? HCl और HNO3 का। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिटुमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस विधि द्वारा होता है? तो भंजन आसवन। शर्करा के शोधन में किसका विरंजक प्रयुक्त होता है? तो बोर ब्लैक का। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृत्रिम रेशा कौन होता है? तो रेयॉन होता है। किसकी एसिटिलीकरण द्वारा हेरोइन बनाई जा सकती है? तो मॉर्फिन। रबर के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? तो सल्फर होता है। अगला पॉइंट है कि रोड गोल्ड किन धातुओं की मिश्र धातु है? तांबा, एल्युमिनियम। सोल्डर किस किस मिश्र धातु से मिलकर बनता है? तो टीन और सीसा।
फ्यूज तार किस पदार्थ से बने होते हैं? तो टीन और शीशा से बने होते हैं। RDX का पूरा नाम रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट पॉइंट है, खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? तो टेफ्लॉन का। अगला है कि नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो ADP कम्ल। मानव निर्मित पदार्थ कृत्रिम रेशा कौन है? तो रेयॉन है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। मधुमक्खियों के काटने पर उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मिक अम्ल। अगला पॉइंट है कि शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन। मेथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल किस नाम से जाना जाता है? तो वुड अल्कोहल। अगला पॉइंट है, किण्वन की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो CO2। कौन कौन सी गैस ओजोन परत के हार्स के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन होते हैं? तो एसिटिलीन। और कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ओलियम क्या है? तो शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला है कि दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? तो हीलियम प्लस O2। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में किसका मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है। मोटर कारों के धुआं में कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। भारी मशीनों में स्नेह के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। अगला है कि पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जल। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा। सबसे भारी धातु कौन है? तो ओस्मियम। ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। क्या है? तो ओस्मियम। अगला है कि आतिशबाजी में नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कॉपर। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लेटिनम। अगला पॉइंट है, बेवकूफ़ों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो आयरन पायरेट्स को। लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है? तो जस्ता का। लोहे पर जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वजन बढ़ जाता है। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में रखा जाता है। अगला पॉइंट है कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? अक्रिय गैस। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? तो एल्युमिनियम है। LPG का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG में कौन सी गैस मुख्य है? तो ब्यूटेन। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकेल का। नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल, लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षार। हमें जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। ये कहाँ से आती है? तो जल से आती है। अगला पॉइंट है, इंसुलिन की खोज किसने की? तो F बेंटिंग ने 1932 में। हृदय परिवर्तन की खोज किसने की? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967 में। सल्फा ड्रग की खोज किसने की? G डोमाग। अगला है कि हैजे की टीके की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच ने 1884 में। DDT की खोज किसने की? डॉक्टर पाल मूलर 1939 में। DNA की खोज किसने की? तो जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया था। अगला पॉइंट है कि एस्पिरिन की खोज किसने की? तो एस्पिरिन का खोज जो है ड्रेसर ने किया था। रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने 1628 में। रक्त परिवर्तन की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और टीबी की चिकित्सा की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। तो ये थे आज के साइंस के वन लाइनर। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे BPSC सोल्यूशन बाय राहुल। तो इस लोगों के साथ जो है आपको ये वाला चैनल आपको मिल जाएगा वहाँ पर। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।